नमस्कार साथियों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों आज बात करेंगे आईटीआई सेकेंड ईयर निम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज है और आज हम पढ़ेंगे डीसी जनरेटर। यहाँ पर लगभग आपके 56 क्वेश्चन है और पूरे लेसन के टोटल क्वेश्चन आ चुके हैं। पूरा पेपर में यहाँ से लगभग आपको 3 या 4 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। साथ ही अगर आप चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करना तथा बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको अगली क्लास में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इन पेपरों की पीडीएफ फाइल चाहिए या इसके अलावा और भी आपको निम इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, एम्प्लॉयमेंट स्किल और वर्क और भी मटेरियल चाहिए, चाहे आप किसी भी ट्रेड से हो तो अभी डिस्क्रिप्शन चाहिए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो जहाँ पर लिंक दिया हुआ है। अगर वहाँ से ज्वाइन नहीं हो रहा है तो आप ITI CPT एग्जाम के नाम से सर्च करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो ज़्यादा वक्त खराब न करें, स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक जरूर बने रहना, चाहे आपके एग्जाम कल हो या आगे हो। इन पेपरों का एनालिसिस करो, पूरा पेपर से नीचे आएगा। तो स्टार्ट करते हैं और आपका पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। यानी अक्ष के रूप में ये भाग दिखाया गया, इस भाग का क्या नाम है। तो दोस्तों यह है आपका कम्यूटेटर रेजर। कम्यूटेटर रेजर क्या होता है, यानी इसका जो आर्मेचर है, इस आर्मेचर में जो ये ऊपर वाला उभरा हुआ भाग है, इस उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं, राइजर कहते हैं। यानी यहाँ पर कम्यूटेटर रेजर है, वैसे इसे बोलते हैं राइजर। ठीक है, तो इसे राइजर भी बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या आएगा, सी। अगला क्वेश्चन है जनरेटर का नाम क्या है। यानी आपको जो डायग्राम में जनरेटर दर्शाया गया है, तो ये जनरेटर कौन सा है। तो दोस्तों ये आपका है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। एक होता है डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड, ये अलग अलग होते हैं। तो ये आपका लॉन्ग शंट है, लॉन्ग यानी बड़ा है, तो इसमें बड़ा ये आ गया। ऊपर आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग है, ये नीचे सीरीज फील्ड वाइंडिंग है। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, ए। क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर 2 नियम लागू होते हैं, आपको पता है। एक होता है डीसी मोटर में, एक होता है जनरेटर में। अब ध्यान रखना, एक तो है आपका दाएं हथेली का नियम, एक है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। यहाँ पर क्लियर करना, दोनों नियम आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, कभी नहीं भूल पाओगे। तो यहाँ पर आपको डीसी जनरेटर का पूछ रहा है, एक बार माइंड लगाना। यहाँ पर डीसी जनरेटर का पूछ रहा है, तो आपको पता है कि डीसी जनरेटर बताओ कौन से नियम है। देखो जनरेटर होता है वह आपके दाएं हाथ के नियम, हथेली के नियम पर कार्य करेगा। मोटर होती है वो आपके बाएं हाथ के नियम पर कार्य करेगी। कैसे, आपको पता है इन दोनों पुर्जों को अगर हम रखें तो आपको पता है डीसी जनरेटर होता है उसका थोड़ा आकार बड़ा होता है, मोटर का थोड़ा छोटा होता है। अगर आप चाहो तो मोटर को एक बार आकार के हिसाब से उठा के जेब में रख सकते हो, और आपका जो जेब होता है वो कौन सी साइड होता है, वह बाईं साइड होता है। तो आपका जो डीसी मोटर होती है वो बाएं हाथ के नियम पर करेगी। जनरेटर का आकार बड़ा होता है तो वो आपके जेब में नहीं आ सकता, तो यानी जेब यानी पॉकेट में नहीं आ सका। तो ये हो गया आपका जनरेटर। तो जनरेटर हमेशा दाएं हाथ की हथेली के नियम पर कार्य करेगा, और आपकी मोटर पूछे तो वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों आपका बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है। हाँ, तो आप समझ गए होंगे, यानी दोस्तों इसमें आपके फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम आएगा। ठीक है, यानी हथेली का नियम नहीं आएगा, ये आपके फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम आएगा। अगर मोटर पूछे तो मोटर में आएगा बाएं हाथ का नियम। बल्कि इनके सिद्धांत अलग अलग है। सिद्धांत कैसे, अगर आपको जनरेटर पूछे तो वह फैराडे के विद्युत चुंबकीयपन के ऊपर कार्य करेगा। अगर आपको डीसी मोटर पूछे तो यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय खिंचाव बल के सिद्धांत पर कार्य करेगी आपकी क्या, मोटर डीसी। अगला क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में उत्पन्न EMF की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी काफ़ी बार पूछ लिया गया है, इसको अच्छे से क्लियर कर लेना। तो दोस्तों बताओ इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों आपको सभी पता है 5ZN/60 और PA, यानी इसका राइट आंसर क्या आएगा, डी। क्या आएगा, डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दोस्तों आपका EMF की गणना करने का सूत्र क्या है डीसी मोटर में। यहाँ पर डीसी मोटर पूछ रहा है और EMF गणने की करने का सूत्र दोस्तों सभी को पता है कि आपका EB यानी बैक EMF बराबर V यानी उत्पादित वोल्टेज, IA I यानी आर्मेचर करंट, RA यानी आर्मेचर प्रति वोल्ट में। तो इधर ये हिंदी में दे, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका, बी। अगर यही चीज़ आपको डीसी जनरेटर पूछता है तो वहाँ पर क्या आ जाता,
प्लस आ जाता, यानी ये नीचे वाला लागू होता, लेकिन आपका यहाँ पर डीसी मोटर में ये लागू हो रहा है। अगर जनरेटर पूछता तो आपका ये लागू होता है, जनरेटर में प्लस आता है और मोटर में माइनस आ रहा है। ये कन्फ्यूज याद कर लेना, कोई ज़रूरी नहीं एग्जाम में ये दे कन्फ्यूज करने के लिए आपको जनरेटर पूछता है। अगर जनरेटर पूछेगा तो आपका नीचे वाला आएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पहले भी एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया गया है, और क्वेश्चन क्या है, डीसी जनरेटर में अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो बताओ दोस्तों इस भाग का क्या नाम है नीचे वाले का। तो दोस्तों इस भाग का नाम है आपका पोल शू, यानी पोल ऊपर वाला पोल है, पोल के अपेक्षा पोल शू का आकार ज़्यादा होता है, तो इसे बोलते हैं पोल शू, यानी राइट आंसर क्या आएगा डी। क्वेश्चन 7 नंबर है, डीसी जनरेटर का नाम क्या है। जो आपको डायग्राम में ये दिखाया गया है, तो मुझे बता दो दोस्तों ये डायग्राम में कौन सा जनरेटर है। तो दोस्तों ये डायग्राम में जो जनरेटर है तो यह है आपका दोस्तों यौगिक जनरेटर। यौगिक यानी आपका कंपाउंड जनरेटर। इसमें सीरीज और शंट दोनों जनरेटरों को मिलाया जाता है और फिर आपके यौगिक जनरेटर यानी कंपाउंड जनरेटर का निर्माण होता है, बल्कि शंट और सीरीज जनरेटर अलग से होते हैं। क्वेश्चन आपका अगला है 8 नंबर क्वेश्चन है, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। दोस्तों जनरेटर के द्वारा किस ऊर्जा को किसमें, तो दोस्तों आप सभी को पता है जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला यही कह रहा है जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा आपकी इस विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो राइट आंसर आएगा इसमें डी। क्वेश्चन 9 नंबर है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में फील्ड का नाम क्या है, यानी आपकी जो ये फील्ड बनाई है इस फील्ड का नाम क्या है। तो दोस्तों यह है आपकी संचयी यौगिक जनरेटर। संचयी यानी इसमें होता है आपका समान रूप से चुंबकीय क्षेत्र, यानी विपरीत दिशा में नहीं है, सभी एक दिशा में जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका संचयी यौगिक जनरेटर यानी कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर है, क्वेश्चन क्या है, डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। तो बताओ दोस्तों डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या होगा। तो सभी को पता है कि डीसी जनरेटर होता है यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करता है, तो राइट आंसर क्या आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। तो बताओ दोस्तों गतिज रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए कौन सा सूत्र आएगा। दोस्तों वो होता है आपका BLV sin थीटा, यानी आपका सी ऑप्शन एकदम राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम उपयोग में लेते हैं, तो राइट आंसर क्या आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए, यानी आपको जो ये डायग्राम दर्शाया गया है तो ये भाग कौन सा है दोस्तों। तो दोस्तों सभी को पता है योक या फ्रेम या बॉडी है, तो राइट आंसर क्या है डी। इसका स्टेटर अंदर आता है, यहाँ आता है अंदर आता है, दूर यानी पोल कहाँ आते हैं, पोल भी इसके अंदर आते हैं। पोल शू क्या होता है, पोल के ऊपर जो अधिक बड़ा भाग होता है उसे पोल शू कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन क्या है, 4 पोल डीसी जनरेटर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं। तो बताओ दोस्तों डुप्लेक्स में कितने समांतर रास्ते होंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना इसमें 8 समांतर रास्ते होंगे। क्योंकि एक होती है आपकी लैप वाइंडिंग, एक होती है वेव वाइंडिंग। तो लैप वेव अलग है, लेकिन यहाँ पर आपके 4 बोल दे रखे हैं, लेकिन डुप्लेक्स है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितने हो गई 8, तो राइट आंसर क्या आ रहा है सी। क्वेश्चन अगला है, डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। तो बताओ दोस्तों इस भाग का क्या नाम है। दोस्तों ये भाग है यह आपकी आर्मेचर कोर लेमिनेटेड है, राइट आंसर क्या आ रहा है डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। तो बताओ दोस्तों कैसे जुड़े होते हैं, सभी को पता है आर्मेचर के साथ श्रृंखला में, यानी आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है, उस स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है। तो बताओ दोस्तों अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है। तो दोस्तों वो होगी वोल्टेज का निर्माण करें, यानी वोल्टेज का निर्माण करने के लिए उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की होना आवश्यक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, डीसी मशीनों में
वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं? तो बताओ दोस्तों क्या मापते हैं? दोस्तों इसका आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध। यानी ब्रश और कम्यूटेटर है, इनके बीच में जो प्रतिरोध मापने के लिए जो दो बिंदु होते हैं उसे ब्रश संपर्क प्रतिरोध कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस वोल्टेज ड्रॉप को अक्ष के रूप में चिन्हित किया गया है? तो बताओ दोस्तों ये अक्ष के रूप में कौन सा वोल्टेज ड्रॉप के चिन्ह को इंगित किया गया है? दोस्तों यह है आपका शंट फील्ड वोल्टेज ड्रॉप। क्या है? शंट फील्ड वोल्टेज ड्रॉप। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है? तो बताओ दोस्तों कौन सा है? तो दोस्तों ये आपका लघु शंट यौगिक यानी शॉर्ट शंट कंपाउंड आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन है, क्या एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित है? तो दोस्तों हम उसको पटलित करते हैं तो उसका कारण क्या है? तो इसका दोस्तों मुख्य जो रीजन होगा पटलित करने का वह होगा हिस्टैरिसीस हानि को कम करना या बहुत धारा हानि को कम करना। तो दोस्तों ध्यान रखना, डीसी जनरेटर के जो आर्मेचर कोर है उसको पटलित करने का कार्य बहुत धारा हानि करना। बल्कि आपको पूछे कि सिलिकॉन स्टील की मात्रा क्यों बढ़ जाती है? तो उसमें उसकी हिस्टैरिसीस शक्ति को कम करें। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है? डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है? तो बता दोस्तों बहुत कम क्यों होता है? आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करे, इस कारण उसका आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम होता है। क्वेश्चन 23 नंबर है और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलना चाहिए? बताओ दोस्तों इस घड़ी की दिशा में ही क्यों चलना चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा आपका अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए। यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? तो उसकी क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर आएगा आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करे, इसी कारण इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है? यानी अगर वो वोल्टेज का निर्माण करने में विफल हो रहा है तो उसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों? तो दोस्तों उसका मुख्य कारण है फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है और क्वेश्चन क्या है? जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है? तो बताओ दोस्तों क्या आएगा? तो वो आएगा दोस्तों आपका शंट जनरेटर। समांतर क्रम में क्या आता है आपका? शंट जनरेटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन 27 है और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है? तो बताओ दोस्तों पोल शू का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाए, यही उसका पोल शू का मुख्य कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर है और क्वेश्चन क्या है? 28 नंबर, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? तो बताओ दोस्तों स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? तो वो होगा दोस्तों धारा को एक दिशा में एकत्रित करना। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो बताओ दोस्तों ब्रश बनाने के लिए कौन सी सामग्री आएगी? तो दोस्तों वो आती है आपकी कार्बन व ग्रेफाइट का मिश्रण। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। काफ़ी बार पहले भी एग्जाम में पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन 30 नंबर है और क्वेश्चन क्या है? क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं? तो बताओ दोस्तों क्यों खो देते हैं? दोस्तों ये होगा रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है, इस कारण वह अपना अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है और क्वेश्चन क्या है? एक जनरेटर में योग और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है? तो बताओ दोस्तों चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होगा? तो वह दोस्तों आर्मेचर कोर के माध्यम से होगा। जैसे ही स्टेटर से आर्मेचर कोर में चुंबकीय बल जाएगा होगा छेदन होता है, तो छेदन के फलस्वरूप उसमें एक EMF जनरेट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? तो बताओ दोस्तों टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? तो आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण उसका टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आएगा।
33 नंबर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, लंबी दूरी के वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो बताओ दोस्तों किस प्रकार का आएगा? दोस्तों वो आपका संचयी यौगिक जनरेटर आएगा, यानी कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 34 है, और क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन है दोस्तों आपका, डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? दोस्तों इसके लिए हम रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? तो बताओ दोस्तों किस प्रकार का जनरेटर काम करेगा? तो दोस्तों वो होता आपका अलग से उत्तेजित जनरेटर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, और क्वेश्चन क्या है, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? काफ़ी बार पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। आर्क वेल्डिंग के लिए विभेदिक यौगिक जनरेटर यानी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर काम में लेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, डीसी जनरेटर में तरंग वार्निंग की विशेषता क्या है? यानी तरंग यानी आपकी वेव वार्निंग। तो बताओ दोस्तों वेव वार्निंग की विशेषता क्या आएगी? तो दोस्तों वो होगी कम धारा उच्च वोल्टेज, यानी आपकी वेव वार्निंग होती है वह उच्च वोल्टेज और कम धारा की काम में आती है। अगर यहाँ पर आपको लेप पूछे तो ये आपका लेप में होगा उच्च धारा व कम वोल्टेज, ये किसके होगा? ये होगी आपकी लेप वार्निंग के लिए, और यह है आपकी वेव वार्निंग के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 38 है, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध का तार का उद्देश्य क्या है? यानी ये जो प्रतिरोध तार लिया गया इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है धारा की दिशा आसानी से पलटना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, और क्वेश्चन क्या है, डीसी जनरेटर में ठोस पोल शो का उपयोग क्यों किया जाता है? तो बता दो ठोस पोल शो का उपयोग क्यों किया जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए ठोस पोल शो का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 यानी 40 नंबर क्वेश्चन है, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? दोस्तों इसके लिए हम रोल्ड स्टील का उपयोग करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, क्वेश्चन क्या है, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? तो बताओ दोस्तों स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? तो एक दिशा में आउटपुट बनाता है, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? तो बताओ दोस्तों कैसे होगा? तो दोस्तों वो होता है आपका प्रत्यावर्ती वोल्टेज। अब वो आउटपुट में आपको क्या प्राप्त करना है वो आप पर डिपेंड करना है कि डीसी चाहिए या एसी। क्वेश्चन है, अक्ष के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है? तो बताओ दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसका उद्देश्य होता है कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, कुंजी यानी चाबी, और चाबी से इनको फंसाकर अच्छे से ठीक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, और क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है? तो बताओ दोस्तों फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या होता है? दोस्तों वो होता है कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए दूरों को चुंबकित करना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो बताओ दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों वो तो आपका ढलुआ इस्पात यानी कास्ट स्टील, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका है, क्यों पोल कोर स्टाम्पिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं, यानी उसको लेमिनेटेड क्यों करते हैं दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बहुत धारा हानि को कम करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो बताओ दोस्तों इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए कौन सा जनरेटर है? दोस्तों वो होता है आपका शंट जनरेटर, यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए शंट जनरेटर काम में लेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, और क्वेश्चन क्या है, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वार्निंग का उद्देश्य क्या है? तो बताओ दोस्तों कंपनसेटिंग वार्निंग का उद्देश्य क्या होगा? तो दोस्तों होगा आपके विचुंबकन प्रभाव को बेअसर कर देना, यानी विचुंबन प्रभाव को समाप्त करने के लिए भी हम कंपनसेटिंग वार्निंग काम में लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन है, यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांति प्रतिरोध से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है डीसी जनरेटर में?
तो बताओ दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों ये प्रभाव पड़ेगा आपका जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल हो जाता है यानी असफल हो जाता है, यानी सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है और क्वेश्चन क्या है, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव क्या है। तो बताओ दोस्तों आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव क्या है, यानी आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है, उसे हम आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दोस्तों आपका सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग के साथ 4 पोल डीसी जनरेटर में 1020 कंडक्टर है, 1500 आरपीएम गति करती है, फ्लक्स पोल 0.007 वेबर है, तो उत्पादित ईएमएफ की गणना करो। तो दोस्तों उत्पादित ईएमएफ की गणना करनी है यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर आपको पता है ई बी बराबर 5ZN/60 इंटू PA, इसमें मान रख देना और इसका ये आपको ज्ञात हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका क्या आएगा 357, आप ज्ञात करके ज़रूर देखना। क्वेश्चन 52 नंबर है और क्वेश्चन क्या है, बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को कैसे बेअसर किया जाता है। तो बताओ दोस्तों कैसे करेंगे। तो वो करेंगे हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करके हम आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को समाप्त कर देंगे। पूर्ण तरह से समाप्त नहीं कर सकते लेकिन उसको कम कर सकते। तो राइट आंसर क्या आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 53 नंबर है और क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन आपका है डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए। तो बताओ दोस्तों कौन सा प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों वो होता है आपका अवशिष्ट चुंबकत्व अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 4 पोल डायनोमो के प्रेरित ईएमएफ की गणना करो। 1000 आरपीएम, लेफ्ट वाइंडिंग और कंडक्टरों की संख्या 600 है, फ्लक्स पोल 0.064 वेबर है। दोस्तों जब आप इसको हल करोगे सूत्र से तो इसका राइट आंसर आएगा आपका 640 वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 55 है और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका है यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाता है तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बताओ क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रेरित ईएमएफ घटता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक बार जरूर देख लियो। क्वेश्चन है डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का क्या है, यानी इसमें भारी स्पार्किंग हो रही है, इसका मुख्य कारण क्या है। दोस्तों अगर भारी स्पार्किंग हो रहा है तो इसका मुख्य कारण है MNM और GNM स्थिति बदल गई है, राइट आंसर सी। ये इसके आंसर की है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और मिला लेना। दोस्तों रोज का एक चैप्टर क्लियर करेंगे, काफ़ी बच्चों की एग्जाम चल रही है, जिनकी नहीं चल रही है वो भी इसका एनालिसिस करो, आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। तो थैंक यू दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही।